गैलेक्सी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 1942 के एक ऐसे आंदोलन की गहराई में उतरेंगे जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन। जी हाँ, आज हम समझेंगे कि गांधी जी के करो या मरो के उस आह्वान के पीछे आखिर क्या वजह थी और कैसे इस एक आंदोलन ने भारत की आज़ादी का रास्ता तैयार कर दिया। बिल्कुल। और ये आंदोलन इस मायने में अनोखा था कि इसके शुरू होते ही सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे और फिर भी ये रुका नहीं। बिल्कुल नहीं, बल्कि जनता ने खुद इसकी कमान संभाली। तो चलिए इसकी एक एक परत को खोलते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल यही है, अगस्त 1942 में अचानक इतने बड़े आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब द्वितीय विश्व युद्ध तो चल ही रहा था। देखिए, इसकी कई बड़ी वजहें थीं। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी वो थी 1942 के क्रिप्स मिशन की विफलता। अच्छा? उस मिशन से ये एकदम साफ हो गया था कि अंग्रेज युद्ध के दौरान भारत को कोई भी वास्तविक अधिकार देने के मूड में नहीं थे। तो आसमान छू ही रही थी, चीजों की कमी थी, जिससे आम जनता में बहुत गुस्सा था। जी, और एक और मनोवैज्ञानिक असर पड़ रहा था। लोगों को ये दिखने लगा था कि ब्रिटिश साम्राज्य अब उतना मजबूत नहीं रहा, वो अब ढहने वाला है। हाँ, खासकर जब अंग्रेज बर्मा और मलाया जैसे इलाकों से हट रहे थे। सही कहा। और जिस तरह से उन्होंने वहां सिर्फ गोरे लोगों को निकाला और स्थानीय आबादी को उनके हाल पर छोड़ दिया, उससे भारतीयों का गुस्सा और बढ़ गया। मतलब लोगों का ब्रिटिश राज की स्थिरता से ही विश्वास उठ चुका था। बिल्कुल। इसी माहौल में गांधी जी ने आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उन्हें लगा कि अब करो या मरो वाली स्थिति आ गई है। लेकिन 9 अगस्त को आंदोलन शुरू होते ही गांधी जी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो फिर, जैसा आपने शुरू में कहा, यह आंदोलन आगे बढ़ा कैसे? और यही इस आंदोलन की सबसे खास बात है। नेतृत्व के अभाव में ये एक स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन बन गया। मतलब लोगों ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया? हाँ, लोगों ने खुद ही हड़तालें की, जुलूस निकाले, कई जगहों पर रेलवे लाइनों और टेलीग्राफ लाइनों को नष्ट कर दिया ताकि सरकारी कामकाज ठप हो जाए। और इसके साथ ही एक भूमिगत आंदोलन भी तो चल रहा था, है ना? जी हाँ, वो बहुत जरूरी था। उसमें अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण और उषा मेहता जैसे नेता शामिल थे। उषा मेहता का कांग्रेस रेडियो, वो तो बहुत मशहूर हुआ था। बहुत। वो गुप्त रूप से खबरें प्रसारित करता था, जो लोगों का हौसला बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी था। कमाल है। वैसे अगर आपको भी ये जानकारी दिलचस्प लग रही है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें आप तक ऐसी ही और गहरी पड़ताल लाने में मदद मिलती है। खैर, हम बात कर रहे थे आंदोलन के स्वरूप की। हाँ, तो एक और बात जो सामने आती है वो है समानांतर सरकारों की स्थापना। कुछ जगहों पर तो लोगों ने अपनी सरकारें बना ली थी। जी, ये एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू था। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में सरकार बनी। बंगाल के तामलुक में जातीय सरकार भी बनी थी। और महाराष्ट्र के सतारा में प्रति सरकार, जो सबसे लंबे समय तक चली। ये सिर्फ नाम की सरकारें नहीं थीं। ये अपने क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन को खत्म कर एक तरह से स्वशासन का मॉडल पेश कर रही थीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें समाज के हर वर्ग ने हिस्सा लिया। ज्यादातर युवा, छात्र, मजदूर, किसान, यहाँ तक कि कुछ छोटे जमींदार भी इसमें शामिल थे। और महिलाओं की भूमिका? वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उन्होंने जुलूसों में भी हिस्सा लिया और भूमिगत गतिविधियों में भी। लेकिन मुस्लिम जनभागीदारी थोड़ी कम थी, ऐसा कहा जाता है। हाँ, मुस्लिम लीग ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, पर यह भी सच है कि इतनी बड़ी उथल-पुथल के बीच कोई बड़ी सांप्रदायिक झड़प नहीं हुई। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। तो कुल मिला के इसका क्या मतलब निकालें? ब्रिटिश सरकार ने तो इस आंदोलन को बड़ी क्रूरता से दबा दिया, हजारों लोग मारे गए, फिर भी इसे सफल क्यों माना जाता है? हाँ, क्योंकि इस आंदोलन ने ये संदेश एकदम साफ-साफ दे दिया कि अब भारतीयों की मर्जी के बिना उन पर शासन नहीं किया जा सकता। इसने आज़ादी की प्रक्रिया को तेज कर दिया। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, इसने ब्रिटिश अधिकारियों की वफादारी में भी कमी ला दी, जो उनके राज के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अब उन्हें यकीन हो गया था कि भारत पर राज करना मुमकिन नहीं है। तो अंत में अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। चूंकि इस आंदोलन का नेतृत्व जनता के हाथ में था, इसने एक अनूठा और कहीं-कहीं हिंसक रूप भी लिया। ये सोचने वाली बात है कि अगर बड़े नेता जेल से बाहर होते, तो क्या इस आंदोलन का स्वरूप और इसका परिणाम कुछ अलग होता।